नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको ज़रूर बताने वाली हूँ आज। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस सेशन से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एनसीईआरटी के सिलेबस से हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक यहाँ पे लिए हैं जो कि आपके सिलेबस से मैच होते हैं और जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। तो मैं ऐसे आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लेकर आ रही हूँ। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी जुड़ सकते हो। और उत्तराखंड साहित्य के अंतर्गत भी मैंने बहुत सारे साहित्यकारों के बारे में आपको पढ़ाया है और आगे भी मैं बहुत सारे जो साहित्यकार हैं आपके एलटी की सिलेबस में जो रखे हुए हैं उनको मैं आगे आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले यहाँ पे कुंवर नारायण जी के बारे में सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। देखो, अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, 1 मिनट के लिए, मतलब जन्म आप नहीं भी याद रखो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पूछा जाता है, लेकिन उनकी रचनाएं आपसे ज़रूर पूछ ली जाएंगी। ठीक है, तो देखो, चक्रव्यूह इनकी रचना थी जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, काव्य संग्रह है इनके ये। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। और अब मैं आपको यहाँ से जो ये कोई दूसरा नहीं, ये जो इनका काव्य है, काव्य संग्रह है, इसके लिए इनको मिला था कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और कोई दूसरा नहीं रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और कब दिया गया था, ये मिला था इनको 1995 ईस्वी में। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कुंवर नारायण की कौन सी रचना है जिस पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो 1995 में दिया गया। और कौन सी वो रचना थी, कोई दूसरा नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये काव्य संग्रह। इसके बाद देखिए, इनकी जो दूसरी रचना है उसका नाम है, ये प्रबंध काव्य है इनका, आत्मजयी। ठीक है, इसका मैं आपको प्रकाशन बता देती हूँ, नोट डाउन करते रहिए। 1989 में इसका प्रकाशन हुआ था। 197 के आसपास इसके जो पृष्ठ हैं, इतने इसमें पृष्ठ हैं। बहुत मतलब प्रबंध काव्य यहाँ दिया भी हुआ है, ये प्रबंध काव्य की कृति है। ठीक है, और आत्मजयी रचना के लिए इनको पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान, इसको भी ध्यान रखना। व्यास सम्मान बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो कि हिंदी की 10 वर्षों में जो साहित्यकार है उसकी 10 वर्षों के अंतराल पे जो महान कृति होती है उसके लिए दिया जाता है। तो आत्मजयी, और इसको मिला था 1995, यानी कि 1995 में इनको 2 पुरस्कार मिले थे। एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कोई दूसरा नहीं के लिए, और एक मिला था व्यास सम्मान, कौन सी रचना के लिए, आत्मजयी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ लिया जा सकता है कि जो आत्मजयी कविता है या प्रबंध काव्य है उसका विषय क्या है। तो उसका विषय है कठोपनिषद का, कठोपनिषद। आपने ध्यान, आपको यदि आपने सुना भी होगा, ये कठोपनिषद जो है उसके यम नचिकेता संवाद से ये लिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन करिए। फिर से बता रही हूँ, आत्मजयी कविता प्रकाशित हुई थी 1989 में। ठीक है, प्रबंध काव्य है ये, और इसमें इनको व्यास सम्मान मिला था 1995 में। ठीक है, 1995 में व्यास सम्मान मिला था। और इसका जो विषय है वो है कठोपनिषद के यम नचिकेता संवाद से लिया गया है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है आत्मजयी कविता के बारे में। ठीक है, ये प्रबंध काव्य के बारे में, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये प्रबंध काव्य यानी कि विशाल बड़ा काव्य है ये है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए मुझे। इसके बाद देखिए, आकारों के आसपास, ये इनका क्या है, कहानी संग्रह है। ठीक है,
आज और आज से पहले, ये समीक्षा ग्रंथ है इनका। मेरे साक्षात्कार, ये इम्पोर्टेंट है, ये इनका एक सामान्य लेख है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अब देखिए, इनको जो प्रमुख पुरस्कार जो दिए गए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने बताया किसके लिए मिला, कोई दूसरा नहीं, रचना के लिए 1995 में। कुमारन आसान पुरस्कार मिला था, व्यास सम्मान मिला था आत्मजयी कविता के लिए, 1995 में ही मिला था, ठीक है। और प्रेमचंद पुरस्कार भी मिला इन्हें, लोहिया सम्मान भी मिला, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 2005 में मिला था, ठीक। अब देखो 2005 में, अब ज्ञानपीठ पुरस्कार तो आपको पता ही है कि किसको दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार उस साहित्यकार को मिलता है उनके पूरे जीवन काल में जो भी उनकी रचनाएं रही हैं, उत्कृष्ट काव्य अगर उन्होंने अपने जीवन में, पूरे जीवन में लिखा है, तो उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। हिंदी मतलब साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, तो उसको भी, उससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, ठीक। उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। देखो, इनका निधन जो है 2017 में दिल्ली में हो गया था। अब इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको आपको ध्यान रखना है। न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कई बार आपसे एज इट इज़ पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और सामान्य जानकारी देख लेते हैं। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। देखो, नई कविता के ये क्या है, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्या है, 1950 के बाद इन्होंने लेखन शुरू किया और नई कविता के दौर में इन्होंने अपना लेखन जारी रखा, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि जो आत्मजयी कविता थी उसका प्रकाशन कब हुआ था, 1989 में हुआ था, यानी कि 1960 के बाद जो कविताएं लिखी गई वो नई कविता के उसमें आती हैं, ठीक है। तो नई कविता का जो प्रचलन था वो कैसा था, उस समय प्रबंध काव्य, इस तरह के काव्य नहीं लिखे जा रहे थे, केवल जो कवि अगर बड़ी कविता लिखना चाह रहे थे तो उनको नाम दिया गया लंबी कविता, ठीक है। तो उस दौर में जब सब लंबी कविताएं लिख रहे थे, उस दौर में उन्होंने क्या लिखा, आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य लिखा, ठीक है। मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रबंध काव्य हम किसे कहते हैं, खंड काव्य हम किसे कहते हैं, मुक्तक काव्य हम किसे कहते हैं। तो काव्य के भी अनेक प्रकार के होते हैं ना, तो मैं बताऊंगी आपको ज़रूर कि कैसे आप डिफरेंस कर सकते हैं कि प्रबंध काव्य और खंड काव्य में, ठीक है। तो चलिए, प्रबंध काव्य इन्होंने ये आत्मजयी लिखा है। विशाल काव्य, आप एक सिंपली इतना ध्यान रख सकते हैं, प्रबंध काव्य उसको कहते हैं जो बहुत विशाल होता है, खंडों में प्रकाशित होता है, ठीक है, या डिवाइड होता है खंडों में। चलिए, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। ये मतलब उनकी जो रचनाएं हैं, जो उनकी कविताएं हैं आत्मजयी, उसके बारे में जो आलोचक हुए हैं साहित्यिक, उन्होंने लिखा है, ठीक है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। ये लाइन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नागर संवेदना के कवि हैं, ठीक है। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें
तो इनकी तटस्थ वीतराग, दृष्टिनोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यहाँ कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। अब जो एनसीईआरटी के सिलेबस में रखी गई है उसकी बात हो रही है। 12th का हम अभी ये किताब पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, और जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। तो कभी कभार क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि कविता के बहाने जो कविता है वो किसकी है। तो कुंवर नारायण आपको पता है, अब वो किससे ली गई है, किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो एक काव्य संग्रह है इनका इन दिनों। काव्य संग्रह का मतलब जैसे मान लो एक किताब है, तो किताब के अंदर बहुत सारी कविताएं होती है ना, अलग अलग लेखकों की, अलग अलग कवियों की। तो वैसे ही मान के चलो कि यहाँ पर कवि तो एक है कुंवर नारायण, तो उनकी एक किताब है जिसका नाम है, या एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है इन दिनों, और उसके अंदर इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं। ठीक है, तो इन दिनों जो काव्य संग्रह है उसकी एक छोटी सी कविता है जिसका नाम है कविता के बहाने। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि यांत्रिकरण आप वर्तमान समय में देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हो गया है ना। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है, और एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की ही क्यों ना हो। ठीक, तो बिल्कुल बहुत सही बात इन्होंने यहाँ पे कही है। देखिए, दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, एक कविता का नाम है। ठीक है, बात सीधी थी पर। और यहाँ पे जो ये कविता है ये किससे ली गई है? कोई दूसरा नहीं, जो हमने अभी ऊपर देखा था ना, कोई दूसरा नहीं, इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। काव्य संग्रह है तो उसके अंदर ये कविता है, कौन सी? बात सीधी थी पर संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात कही गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जान रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। तो जो ये कविता है इसमें इन्होंने कविता की जो बात है, जो भाषा है, या उस पर इन्होंने फोकस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी कविता दी गई है कविता के बहाने। ठीक है, और दूसरी क्या है? बात सीधी थी पर। तो छोटी सी कविताएं हैं यहाँ पे, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने इसमें आपको बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको दी जा रही है। जैसे देखो, बिंब या मुहावरा जो इन्होंने अपनी कविता में प्रयोग किए हैं, कुछ बिंब हैं, कुछ मुहावरे हैं, और उनकी क्या विशेषता है इस तरफ से दी गई है। तो आपको इन्हें क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, तो देखो जैसे क्या है, बात का बन जाना। देखो, बात से ही बहुत सारे आपके पास मुहावरे आते हैं। ठीक है, और छोटा सा अंतर होता है, लेकिन मुहावरा थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, तो बात का बन जाना यानी कि कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। ठीक,
तो यहाँ पर हम थोड़ा कोशिश कर लेते हैं इनको मिलाने की। तो देखो सबसे पहला है बात की चूड़ी मर जाना। तो चूड़ी मर जाना का मतलब बात का क्या हो जाना, प्रभावहीन हो जाना, है ना। बात की पेंच खोलना, तो पेंच खुल जाना का मतलब क्या है, उसमें कोई कसावट नहीं रह जाती है। ठीक, देखो इसके बाद है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। तो इसका मतलब क्या है, बच्चा कैसा होता है, सहज होता है, स्पष्ट होता है ना। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा करेंगे, पेंच को कील की तरह ठोक देना। तो एक ही बच जाता है कि कील की तरह ठोक दिया, तो इसका मतलब बात का पकड़ में न आना, है ना। तो मेरे हिसाब से तो इसका यही होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आगे इसमें वैसा कुछ है नहीं, आपको जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपका कहीं से कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और कुंवर नारायण से अगर आने वाले टाइम पे मुझे कोई सी भी इम्पोर्टेंट बात या कोई चीज़ ऐसी लगेगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसको किसी अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। तो आज का ये वीडियो इतना ही है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। कुंवर नारायण से मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कुछ और पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने नोट बनाया होगा, उसको पढ़ते रहिए, याद कर दीजिए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट सन आपको याद रखने हैं। और आत्मजयी कविता का तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार।